हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे क्लास 7th के एसएसटी के बारे में। उसमें भी पार्ट 1 हिस्ट्री यानी कि इतिहास के बारे में। इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स की। और जो कोई भी हमारे चैनल से नया जुड़ा हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल वाले बटन को जरूर प्रेस कर ले ताकि सारी नोटिफिकेशन उस तक जरूर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। एनसीईआरटी के आधार पर हम पाठ्य पुस्तक से प्रश्न करेंगे। अतीत में विदेशी किसे माना जाता है? अतीत में विदेशी किसे माना जाता है, ये प्रश्न है। मध्यकाल में गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो समाज और संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जाता है। समझे बच्चों? नीचे दिए गए उल्लिखित बातों को सही या गलत करना है। देखिए, जैसे सन 1700 के बाद के काल के संबंध में उल्लेख नहीं मिलते, सही है। इस काल के दौरान मराठों ने अपनी राजनीतिक महत्व की स्थापना की, सही है। कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ कभी कभी वनवासी अपने जीवन में उखाड़ भार कर दिए जाते थे, सही है। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था, ये बिल्कुल रॉन्ग है। रिक्त स्थान भरना है। अभिलेखागारों में क्या होता है? दस्तावेज होता है, इधर दस्तावेज भरना है। जियाउद्दीन भरनी, इधर भरना है जियाउद्दीन भरनी 14वीं सदी का इतिहासकार था। आलू और मक्का, क्या बच्चों? आलू और मक्का, आलू मक्का मिर्च चाय कॉफ़ी यहाँ की नई फसलें थी। ये इस उपमहाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई और कुछ नई फसलें थी। चौथा प्रश्न है, इस काल में हुई कुछ प्रौद्योगिकी या परिवर्तन की तालिका दें। 1700 से 1750 के बीच के 1000 वर्षों में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेय यंत्रों की, बारूद वाले हथियार का प्रयोग शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है, इस काल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दें। 1000 वर्षों के दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। लोगों ने दैविक आस्था व्यक्तिगत स्तर पर और सामूहिक स्तर पर करी और हिंदू धर्म एवं नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, पुरोहितों का महत्व बढ़ा, जो कि ब्राह्मण हुआ करते थे। इस काल में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ, जो कि कर्म कांडों के आलोचक थे। इस काल में 7वीं सदी में इस्लाम और 16वीं सदी में ईसाई धर्म का भारत में आगमन हुआ। देखिए अगर बच्चों, छठा प्रश्न, पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला है? पिछली कई शताब्दी में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ में अनेक परिवर्तन आए हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका अर्थ गंगा यमुना के बीच में स्थित क्षेत्र और पंजाब हरियाणा से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयोग किया गया। देखिए कितनी सारी बातें बताई गई हैं। हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा था। मतलब देखिए, अलग अलग समय पर इसने अलग इस्तेमाल किया गंगा जमुना के बीच में। और आगे देखिए, हिंदुस्तान शब्द बोला गया इस तरह से पशु पक्षियों के लिए बाबर द्वारा। तो अलग अलग समय पर हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग अलग अलग रहा। जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे? अपने अपने नियम बनाते हैं।
जातियों को कैसे नियंत्रित किया जाता था कि जातियाँ स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी, जिससे कि वह अपनी जाति के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित कर सकती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्ग की एक सभा करवाती थी। कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था, लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। सर्व क्षेत्रीय समाज से आप क्या समझते हैं? सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से तात्पर्य है उस साम्राज्य से है जो अनेक क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर बना हो, जैसे सल्तनत, साम्राज्य, मुगल साम्राज्य आदि। आइए विचार करें, पांडुलिपि के उपयोग से इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्या आती हैं? पांडुलिपि के उपयोग से देखें, कई बार पांडुलिपि की लिखावट को समझने में दिक्कत आती है। आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। मूल पांडुलिपि की नई प्रतिलिपि बनाते समय लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते हैं। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियाँ बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से बहुत अलग हैं, ये देखने को मिलता है। इतिहासकार को बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकार को ही एक ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। ये सच बात है। इतिहासकार अतीत को कालों या युगों में कैसे विभाजित करते हैं? क्या इस कार्यों में उनके सामने कोई कठिनाई आती है? अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। इन आधारों पर इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में बांटा गया है। कालक्रम को विभाजित करते समय इतिहासकार के सामने यह समस्या उत्पन्न होती है कि वह किस महत्वपूर्ण घटना के बाद कालक्रम का विभाजन करे। अध्याय में दिए गए मानचित्र 1 अथवा मानचित्र 2 की तुलना उपमहाद्वीप के आज के मानचित्र से करें। तुलना करते हुए दोनों के बीच जितनी भी समानताएं और असमानताएं मिलती हैं वो देखिए। अब देखिए, मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इदरिसी ने 1154 में बनाया था। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों मानचित्र में कुछ समानता और असमानता थी। समानता क्या थी? इस मानचित्र में वर्तमान मानचित्र की भांति भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाया गया है। इस मानचित्र में कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कन्नौज, सूरत आदि। असमानताएं, अल इदरिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत देखेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं। यह मानचित्र आज के मानचित्र से काफ़ी भिन्न है, लेकिन फ्रांसीसी मानचित्रकार के मानचित्र में आज के मानचित्र में थोड़ी सी भिन्नता है, जिसे बम्बई क्षेत्र और गुजरात क्षेत्र का मानचित्र आज से भिन्न है। आगे है, पता लगाइए कि आपके गांव व शहर में अभिलेख रिकॉर्ड कहाँ रखे जाते हैं। इन अभिलेखों को कौन तैयार करता है? क्या आपके कोई अभिलेखागार है? इसकी देखभाल कौन करता है? या किस तरह के दस्तावेज इकट्ठे किए जाते हैं? देखिए बच्चों, ग्रामीण क्षेत्रों में अभिलेख रिकॉर्ड जिला मुख्यालय में रखे जाते हैं। इन अभिलेखों को विभिन्न विभाग के कर्मचारी तैयार करते हैं तथा शहरों के अभिलेख नगर निगम कार्यालयों में रखे जाते हैं और ऐतिहासिक अभिलेख को अभिलेखागारों में रखा जाता है। अभिलेखागार की देखभाल उसके अंदर नियुक्त कर्मचारी द्वारा की जाती है। इनका उपयोग शोधार्थियों द्वारा अथवा विभिन्न विभागों द्वारा समय समय पर किया जाता है। आगे देखें, अल इदरिसी कौन था? अल इदरिसी एक अरब मानचित्रकार था। कार्टोग्राफर कौन है? मानचित्रकार, वह जो नक्शा बनाता है। अल इदरिसी द्वारा बनाए गए मानचित्र में आप क्या अंतर देखते हैं कि तैयार किए गए नक्शे में हम एक बिल्कुल अलग दृश्य दिखाई देता है। जैसे वर्तमान में दक्षिण भारत दिखाया गया है, उत्तर भारत और श्रीलंका शीर्ष पर द्वीप है। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने और कब किया था?
हिंदुस्तान का प्रयोग सबसे पहले मिनाज सिराज ने 13वीं शताब्दी में पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। इतिहास के किसी विशेष कालखंड के अध्ययन के लिए इतिहासकार किन स्रोतों का उपयोग करते हैं? तो इतिहासकार एक विशिष्ट अवधि के अध्ययन के लिए सिक्कों, शिलालेखों, वास्तुकला और पाठ्य अभिलेखों द्वारा स्रोतों का उपयोग करते हैं। अभिलेखागार से आप क्या समझते हैं? जहाँ पर पांडुलिपियाँ इकट्ठी की जाती हैं, रिकॉर्ड रखे जाते हैं। शास्त्री कौन थे? शास्त्री वह पेशेवर थे जो पांडुलिपियों की नकल करते थे। शास्त्रियों ने पांडुलिपियों की नकल कैसे की? शास्त्रियों ने पांडुलिपि की हाथ से कॉपी की। 700 और 1750 के दौरान क्या परिवर्तन हुए? सिंचाई में फारसी पहिया, बुनाई में चरखा और युद्ध में अग्नि यंत्रों जैसे कई तकनीकी उपस्थिति दर्ज कराई। कुछ नए खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थ जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी भी उपमहाद्वीप में आए। विभिन्न विकासों में कारकों का योगदान बताइए। विभिन्न विकासों में कारकों का योगदान। उपमहाद्वीप में कई नई प्रौद्योगिकियां और नवाचार उन लोगों के साथ साथ आए जो अन्य क्षेत्रों में आए और यहाँ बस गए। इस युग में प्रमुख होने वाले लोगों के नए समूह कौन से थे? राजपूत, मराठा, सिख, जाट, अहूम और कायस्थ ऐसे समूह थे जो इस युग में प्रमुख हो गए थे। उन्होंने समाज के अधिकांश अवसरों का लाभ उठाया। जाति पंचायत से आप क्या समझते हैं? जाति पंचायत बड़ों की सभा थी जो अपनी जाति के सदस्यों का आचरण को नियंत्रित करती थी। उनके अपने नियम और कानून थे। ग्राम का मुखिया कौन था? ग्राम का मुखिया कौन था? गांव पर सरदार का नियंत्रण होता था। छोटी जाति पंचायतें भी ग्राम प्रशासन के पालन के लिए बाध्य थी, उनके अंडर में काम करती थी। सुल्तान, दिल्ली का सुल्तान गियासुद्दीन बलबन के साम्राज्य का विस्तार कितना था? संस्कृत प्रशस्ति के अनुसार दिल्ली के सुल्तान गियासुद्दीन बलबन का साम्राज्य पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान में गजनी तक फैला था। इसने संपूर्ण दक्षिण भारत भी शामिल था। 15वां प्रश्न है, इस काल में समाज में ब्राह्मणों का प्रभुत्व क्यों रहा? ब्राह्मण ही ऐसे लोग का वर्ग था जो संस्कृत भाषा में पारंगत थे। यही कारण था जिसने उन्हें प्रमुख बना दिया। संरक्षक कौन थे? संरक्षक शासकों और अमीर वर्ग के लोगों का एक समूह था जो ब्राह्मणों, कलाकारों और कवियों को सुरक्षा और आजीविका प्रदान करता है। इस युग का प्रमुख विकास क्या था? भक्ति के विचार का उदय इस युग का प्रमुख विकास था। 19वीं सदी के मध्य में इतिहासकारों ने इतिहास को किस प्रकार विभाजित किया? ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया, हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेज। 3 कालखंड में इतिहास को विभाजित किया था। कौन कौन सा? हिंदू, मुस्लिम, अंग्रेज। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ऐसे विभाजन का आधार क्या था? ऐसे विभाजन धर्म के आधार पर किया गया था क्योंकि इतिहासकार धर्मों के विकास के अलावा किसी अन्य पहलू को अधिक प्रमुख नहीं मानते थे। अब देखिए, पांडुलिपि को कॉपी करने की प्रक्रिया क्या थी? क्योंकि 700 और 1750 के बीच की अवधि के दौरान कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, इसलिए लिपिक हस्तलिखित पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाते थे। कभी कभी मूल स्क्रिप्ट को पहचानना मुश्किल होता था, इसलिए शास्त्रियों ने तथ्यों की व्याख्या करने को अपना तरीका का इस्तेमाल किया। इसका नतीजा क्या हुआ? विभिन्न शास्त्रियों द्वारा लिखी गई प्रतियों में नतीजतन विभिन्न शास्त्रियों द्वारा लिखी गई प्रतियों में अंतर पाया गया। चूँकि सभी प्रतियां हस्तलिखित थी, इसलिए यह पहचानना मुश्किल था कि कौन सी मूल प्रति थी। इस तरह की नकल का ये एक तरह की नकल का दोष था। 700 और 1750 के दौरान समाज में हुए प्रमुख परिवर्तन का पता लगाइए। क्या क्या परिवर्तन हुए? सिंचाई में फारसी पहिया आया, बुनाई में चरखा आया और युद्धों में अग्नि अस्त्रों का उपयोग हुआ। आलू, मिर्च, चाय, कॉफ़ी, कुछ नए खाद्य पदार्थ आए। विकास उन लोगों के आगमन के साथ हुआ जो इस भूमि पर चले गए। परिणामस्वरूप इस अवधि में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन भूमि में परिणाम सिद्ध हुए। और बार बार पूछा जा रहा है इस समय के धर्म में क्या परिवर्तन हुआ था? मतलब कि धर्म में बदलाव हुआ। हिंदू धर्म में इसमें प्रमुखता से देखा गया है। देवी देवताओं की पूजा, रॉयल्टी द्वारा मंदिर का निर्माण, ब्राह्मणों के बढ़ते महत्व, पुजारी समाज का प्रमुख के रूप में उदय हुआ।
भक्ति का विचार ओपरा व्यापारियों प्रवासियों ने मुसलमानों की पवित्र पुस्तक कुरान की नई शिक्षाओं को लाया। तो बच्चों इस तरह से पूरा चैप्टर ये कंप्लीट होता है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल वाले बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।